नमस्कार बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वीकेजी फ्यूजन पर। और वीकेजी फ्यूजन पर हम अभी पढ़ रहे हैं पार्ट 5 पृष्ठीय रसायन या सरफेस केमिस्ट्री, जिसको कहा जाता है कक्षा 12 का ये महत्वपूर्ण पाठ है। और इस पाठ में हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है कि अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। और दूसरा हमने उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। और आज हम अगला पॉइंट लेकर आए हैं जियोलाइट, जिसे आकार वर्णीय उत्प्रेरक भी कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है हमारे को, आकार वर्णात्मक या आकार वर्णीय उत्प्रेरक है। अर्थात ये ऐसे उत्प्रेरक है जो आने वाले अभिकारक के आकार के आधार पर, अभिकारक के आकार के आधार पर उसका उत्पाद में बदलना या नहीं बदलने का निर्धारण करते हैं। और इसमें मुख्य उदाहरण हमारे पास है जियोलाइट। अब जियोलाइट एक उत्प्रेरक है, लेकिन सबसे पहले हम उत्प्रेरक से संबंधित जो अभिक्रिया है इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की संरचना, सबसे पहली चीज अपना जो भी जियोलाइट उत्प्रेरक लिया है उसमें जो छोटे छोटे छेद है, उन छेद का जो आकार है उन पर डिपेंड करेगा। साथ ही अभिकारक एवं उत्पाद अणुओं की माप, उनका आकार कितना है, छोटा है बड़ा है, उन पर निर्भर करता है। उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम आकृति वर्णीय अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार फिर देखें, वे अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की संरचना पर तथा अभिकारकों एवं उत्पाद अणुओं के माप पर निर्भर करती है, उन्हें आकृति वर्णीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। आकृति वर्णीय अभिक्रियाओं का सबसे अच्छा उदाहरण है जियोलाइट। एक बेसिक उदाहरण है ये। जियोलाइट एक आकृति वर्णीय उत्प्रेरक होता है और मुख्य रूप से यह एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। एल्यूमिनोसिलिकेट बेसिकली इसमें क्या होता है, जो सिलिकेट्स होते हैं मेन उन सिलिकेट्स के बीच बीच में कुछ स्थानों से सिलिकॉन को प्रतिस्थापित करके और एल्यूमिनियम उस जगह पर बैठ जाता है। और एल्यूमिनियम की अशुद्धि युक्त जो सिलिकेट्स होते हैं उन्हें ही हम जियोलाइट के नाम से जानते हैं। एक सामान्य सूत्र हम जियोलाइट का देखें तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर M कोई भी धातु हो सकते हैं। ये धातु जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि ये धातु हो सकते हैं। तो M तो एक टिपिकल धातु को प्रदर्शित कर रहा है और N यहां पर उसके आवेश को प्रदर्शित कर रहा है कि उसके ऊपर 2+ आवेश है या 3+ आवेश है या प्लस आवेश है, जो भी है। और फिर बेसिक संरचना में AlO2 जिसकी संख्या X हो सकती है, SiO2 जिसकी संख्या Y हो सकती है, और इन दोनों का स्क्वायर ब्रैकेट भी Z संख्या हो सकती है यहां पर। और इसमें क्रिस्टलीय जल के अणु M हो सकते हैं। थोड़ी सी जटिल संरचना है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन एक सामान्य सूत्र देखें हम, जियोलाइट का सामान्य सूत्र है Na2 Al2 Si2 O8 और X जल के अणु यहां पर जुड़े हुए हैं। आप इस सूत्र को देखिए, यह सूत्र भी कुछ ऐसा ही है। यहां देखिए आप, सोडियम है, 2 सोडियम आ गए, अब 2 एल्यूमिनियम और 2 सिलिकॉन के साथ 8 ऑक्सीजन है यहां पर। तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AlO2 का होल ट्वाइस और SiO2 का होल ट्वाइस और डॉट XH2O, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। यानी बेसिक AlO2 और SiO2 संरचना में उपस्थित होते हैं। तो मैं समझता हूं ये सूत्र थोड़े से जटिल जरूर लग रहे होंगे, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी सिलिकेट्स होते हैं ये त्रिविमीय होते हैं। त्रिविमीय संरचना 3D स्ट्रक्चर होती है इनकी। इसी में जैसा कि मैंने बताया, सिलिकॉन के कुछ परमाणुओं के स्थान पर एल्यूमिनियम के परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इस तरह से जियोलाइट हमारे को प्राप्त होता है। अब देखो, जियोलाइट में बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, ध्यान रखना। और छोटे छोटे छिद्रों में यदि जल भरा हुआ होता है तो उसे जल युक्त जियोलाइट कहा जाता है। जाहिर सी बात है, पानी होगा तो पानी का जियोलाइट बोलेंगे, तो जल युक्त जियोलाइट इसको कहा जाता है। और जल युक्त जियोलाइट का उपयोग हमने कक्षा 11 में किया था। कठोर जल को आयन विनिमय विधि के द्वारा मृदु जल बनाने में जियोलाइट का उपयोग किया गया था। कक्षा 11 की बात यदि आपको ध्यान में आ रही है तो आप यहां पर इस चीज को समझ रहे होंगे। यानी जियोलाइट का एक उपयोग आपका हो गया कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए जियोलाइट का उपयोग होता है।
अच्छा, ये तो पानी वाले जियोलाइट की बात हो गई जिसमें जल भरा हुआ है छिद्रों के अंदर। लेकिन हम यदि इसको निर्वात में गर्म कर दें, निर्वात में गर्म करने से इसमें जो भी पानी भरा हुआ होगा अंदर, वो भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही पानी बाहर निकलेगा वह स्थान खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा तो पूरे जियोलाइट कैसा हो जाएगा, सरंध्र हो जाएगा। जिस स्थान पर पानी भरा था पानी बाहर निकल गया तो छोटे छोटे से रंध्र उस जियोलाइट में बन जाते हैं। और इन रंध्रों का आकार ध्यान रखना 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर के बीच में होता है, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2.6 एंगस्ट्रॉम से 7.4 एंगस्ट्रॉम के बीच में इन छोटे छोटे रंध्रों का आकार होता है। ये छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं ना, ये छोटे छोटे रंध्र ठीक उसी प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। आप देखिए मधुमक्खी के छत्ते में बिल्कुल एक जैसे आकार के छेद बने हुए, षटकोणीय आकार के छेद होते हैं, और आपको बाहर से दिख रहा होगा इसके अंदर शहद भरा हुआ है। जी हाँ, अंदर शहद भरती है मधुमक्खियां, और ऊपर षटकोणीय आकृति के छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें मधुमक्खियां लाकर के शहद भरती है। और जब शहद देख ही लिया है तो शहद का निकलना भी देख लेते हैं। जैसे ही किसी चम्मच से या किसी चीज से इसको रगड़ते हैं तो अंदर से शहद बाहर निकलने लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं, शहद तो खा के मुंह में पानी आ गया, लेकिन हम आगे चलते हैं। तो अब यहां पर अभिक्रिया कौन करेगा? जैसा कि मैंने बताया छोटा छोटा आकार होते हैं, निश्चित आकार के छेद होते हैं, रंध्र होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जैसा कि अभी अपने देखा इनकी साइज 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर के बीच बीच होते हैं। तो 260 से 740 पिकोमीटर ध्यान रखना, ये आंकड़ा ध्यान रखना है, 260 से 740। अब मान लीजिए आपका एक 10 पिकोमीटर का कोई अभिकारक है, तो वो अभिकारक इन छिद्र के अंदर जाएगा तो इनके अंदर वो फिट ही नहीं होगा, फिट ही नहीं होगा तो फिसल करके बाहर आ जाएगा और कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। और मान लीजिए कोई 1000 पिकोमीटर का आपने अभिकारक ले लिया, वो 1000 पिकोमीटर का जो अभिकारक है वो इन छिद्रों में प्रवेश ही नहीं करेगा, तो उसकी भी अभिक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि इसमें वे ही अणु अभिक्रिया कर पाते हैं जिनका आकार जियोलाइट के छिद्रों के आकार का जितना ही हो, लगभग न उससे बड़ा हो न उससे छोटा हो। इसी कारण से जियोलाइट को हम वर्णात्मक अवशोषक भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को आकृति वर्णीय या वर्णात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि आकृति का वर्ण करते हैं, चयन करते हैं कि किस आकृति के अभिकारक का हमारे को अभिक्रिया करवानी है और उस उत्पाद में बदलना है। जियोलाइट का एक और उपयोग है हाइड्रोकार्बन का भंजन करने में, और साथ ही साथ समावयवीकरण करने में भी जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। कुछ जियोलाइट की संरचना हम यहां पर देखें तो यहां पर आपको कुछ टिपिकल जियोलाइट मैंने चित्र में बता रखे हैं। आप यदि इनको गौर से देखोगे तो इनमें बहुत बारीक बारीक छिद्र आपको दिखाई देंगे। ये बारीक बारीक छिद्र इसीलिए हैं कि इनके अंदर अभिकारक के अणु चल जाते हैं तथा फिर वो अभिक्रिया संपन्न करते हैं। ये ZSM-5 जो कि एक जियोलाइट है उसकी संरचना यहां दी हुई है। यहां पर जो भी येलो येलो कलर की बॉल दी गई है वो सिलिकॉन है, और रेड कलर की जो बॉल है वो ऑक्सीजन यहां पर है। तो इनमें अपन स्पष्ट रूप से छिद्र देख सकते हैं कि इनमें छिद्र होते हैं और इनमें निश्चित आकार के अभिकारक ही अंदर प्रवेश करके और अभिक्रिया संपन्न करते हैं। ZSM-5 हमने देखा, ZSM-5 हमने कक्षा 11 में भी देखा है। और ZSM-5 का एक उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि थंबनेल में भी मैंने बताया कि जियोलाइट ZSM-5 जो जियोलाइट है उसका उपयोग अल्कोहल को पेट्रोल में बदलने में किया जाता है। जी हाँ, अल्कोहल सीधा पेट्रोल में परिवर्तित हो जाता है। कितनी बढ़िया विधि है ना, पेट्रोल की सारी कमी दूर हो जाए यदि अल्कोहल से पूरा का पूरा पेट्रोल ऐसे परिवर्तित कर लिया जाए। लेकिन एक जटिल प्रक्रिया है और बहुत कम मात्रा में हमारे को पेट्रोल प्राप्त होता है, इसीलिए इंडस्ट्रियल लेवल पर इस तरह से अभी हम कर नहीं पाए हैं। यहां जो भी छिद्र के अंदर अल्कोहल प्रवेश करता है उसका निर्जलीकरण हो जाता है और हमारे को पेट्रोल या गैसोलीन प्राप्त हो जाती है। अब और जियोलाइट कौन कौन से हैं और उनकी संरचना क्या है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये फिर जटिल संरचनाएं हैं। 3 संरचनाएं यहाँ पे दी हुई है अपने, परम्यूटेट की, ZSM-5 की और इरियोनाइट की। ये संरचनाएं भी आपको ध्यान में रखनी है। परम्यूटेट में क्या होता है, जैसा कि अपन ने देख लिया था, Na2, Al2, Si2 और O8, जिसमें X जल के अणु जुड़े हुए हैं। ये परम्यूटेट है, टिपिकल जियोलाइट होता है। ZSM-5
जो कि अल्कोहल को पेट्रोल में बदलता है, उसकी संरचना में देखिए यहाँ H हाइड्रोजन है, X परमाणु हाइड्रोजन के हैं, और वही AlO2 के X अणु, SiO2 के 96 माइनस X अणु है, यानी टोटल 100 मान करके चल रहे हैं, और 100 में से यदि कुछ एल्यूमिनियम आ गए हैं X, तो वो 100 में से वो X एल्यूमिनियम माइनस हो जाएंगे, तो SiO2 उतनी संख्या में बच जाएंगे, और साथ में 16 क्रिस्टलीय जल के अणु यहां पर जुड़े हुए होते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, संरचना याद करना, सूत्र याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, तरीके से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इरियोनाइट, इसमें सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है, और वही टिपिकल संरचना AlO2 का 2 अणु और SiO2 के भी 2 अणु और 6 जल के अणु क्रिस्टलीय रूप से इसमें जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से ये आकार वर्णीय उत्प्रेरक जियोलाइट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसी प्रकार के टॉपिक देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।